आज जो मैं ट्रैवल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन 8 साल पुरानी है और तब कभी सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया पर इसको शेयर करूँगा। इसलिए मेरे पास थोड़ी फ़ोटो और वीडियो की कमी थी, लेकिन हम उसी से काम चलाएंगे। काफ़ी सारी मेमोरीज मेरी धूमिल भी पड़ चुकी हैं, लेकिन कुछ एपिसोडिक मेमोरीज बड़ी विविड और स्ट्रॉन्ग है। उसका कारण ये है कि मैंने उस दिन जिस फियर को ओवरकम किया, वैसा मैंने शायद इन अ सिंगल मोमेंट कभी करेज नहीं दिखाया था। और जितना मैंने उस दिन डर का अनुभव किया, वैसा अनुभव मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था। मैंने इसको एक करेज इन अ सिंगल मोमेंट इन अ सिंगल डे इसलिए कहा क्योंकि एक करेज होता है जो हर रोज़ हम दिखाते हैं बड़े पेशेंस से। जैसे फ्रीडम फाइटर्स एक नेवर एंडिंग वॉर को लड़ रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम तक लड़ते रहे, वो जेल में जाते रहे, बाहर आते रहे। तो एक उनका करेज था, और एक अगर हम एक मोमेंट का करेज कहें तो वो मेरा ऐसा मानना है कि एक बंजी जंप में जज होता है कहीं ना कहीं। मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ तो करता रहता था, जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग या किसी हॉन्टेड हाउस में जाना, लेकिन जो बंजी जंप में मुझे डर लगा वैसा मुझे उन किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं लगा। बंजी जंप को इमेजिन करने में मुझे पाम्स में स्वेटिंग होने लगती थी, या फिर उसकी वीडियोस देखने पे होने लगती थी। हाइट का जो फियर है हमारा कहीं ना कहीं इनेट है, और ये मतलब ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन से हमारे अंदर आया है। अगर हम इस चीज़ को और समझना चाहें तो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर हाइट का डर नहीं होगा तो वो उस हाइट से जंप कर सकता है। ठीक है, तो फियर जो है हमारा कहीं ना कहीं हमारी सर्वाइवल चांसेस है उनको बढ़ा रहा है। तो फियर होना गलत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम एक काम माइंड से हमने कोई डिसीजन लिया है और जो हमारा फियर है वो इतना एक्सट्रीम है कि हमें वो एक्शन नहीं करने दे रहा, तो वो मेरे हिसाब से फियर गलत है। और यही कंपल्सिव थॉट कि एक 83 मीटर से जंप करना, बंजी जंप करना जो सेफ है, वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, यही मेरे माइंड में कंपल्सिव थॉट चल रहा था। और कहीं ना कहीं यही मेरे को मोटिवेट कर रहा था कि मेरे को ये करना चाहिए। मेरे जो एग्जिस्टिंग थॉट्स थे, जो फियर्स थे, उनको मैंने अपने नए थॉट से रिप्लेस करना था। इसी चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट करके मैंने सोचा कि बंजी जंप तो करनी ही चाहिए। मेरा फियर जो है ये एक इल्यूजन है, और ये चीज़ मैं खुद को समझा रहा था। और इन्हीं थॉट्स को लेके मैं पहले 2 बार ट्राई कर चुका था बंजी जंप करने की, लेकिन मुझे जंप के स्लॉट्स नहीं मिले थे क्योंकि उसमें थोड़ा बुकिंग का इशू रहता है। इस बार मैंने बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया और अपने 2 दोस्तों को अपने साथ जोड़ा जो इंटरेस्टेड थे, या फिर मेरे कहने से मतलब मोटिवेट होकर जा रहे थे। हम रात की बस पकड़ते हैं और हरिद्वार पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ से। मेरा मानना है कि जिसने हरिद्वार के घाट पर बैठकर सूरज निकलता नहीं देखा, उसने शायद लाइफ में कुछ मिस किया है। गंगा का पानी बहुत तेज बहता हुआ लगता है, रंग बिरंगा आसमान और लाल सूरज शिवजी जी की स्टैचू के बैकग्राउंड में स्पेशल इफेक्ट्स देते हुए दिखाई देते हैं। सराउंडिंग्स में घंटियां बजती हुई मीठी मीठी लगती हैं। सुबह की आरती और मंत्र उच्चारण की ध्वनि एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। उसके बाद हम लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर जंपिंग हाइट्स से एक स्पेशल बस जो जंपिंग हाइट्स खुद ऑपरेट करती है, उसमें बैठकर जंपिंग साइट तक पहुंच जाते हैं। इस बस का कुछ अलग से चार्ज करते हैं, जो मुझे याद आ रहा है कि वो कुछ नॉर्मल से ज़्यादा था। अब जब प्लेटफॉर्म को जंपिंग साइट पे हमने देखा तो हम 2 दोस्तों के तो गले सूख गए। तीसरा जो दोस्त था वो थोड़ा ठीक था क्योंकि वो फौजी था और वो टाइम टू टाइम 10 मीटर से तो जंप करता रहता था। हमें वो कुछ टिप्स भी दे रहा था, जैसे कि जाते ही कूद जाना और टू शाउट समथिंग बिफोर जंपिंग। हमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा था, और इस वेट के साथ हमारा डर भी बढ़ रहा था। डर में वेट करना क्या होता है वो हमें तभी समझ में आया। वहीं जंप मास्टर्स एक दूसरे के साथ बियर की शर्तें लगा रहे थे। शायद वो बॉडी लैंग्वेज से प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि कौन जंप करेगा और कौन नहीं करेगा। प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपने फियर से स्ट्रगल करते हुए देखना बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि डेली लाइफ में हम कभी इतने सारे लोगों को इतना ज़्यादा फियर को फाइट करते हुए कभी नहीं देखते। डर में आदमी का एक अलग ही बिहेवियर दिखाई देता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया कि हर आदमी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक एग्जिस्टिंग फियर जो है, सेकंड कैपेसिटी टू फाइट दैट फियर। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आउट ऑफ 2 जो हमारी कैपेसिटी टू फाइट फियर है वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वही कुछ है जो हमारे हाथ में है। अब तक हमें ये रियलाइजेशन हो चुकी थी कि हमारे अंदर वो फियर ऑफ हाइट काफ़ी अच्छे लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और अब ये देखना बाकी था कि हमारी कैपेसिटी टू फाइट कितनी है।
वहाँ पे एक साउथ इंडियन बाइकर्स का ग्रुप भी आया हुआ था और उसमें कोई तो ऐसे जंप कर रहा था जैसे स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं, और कई 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट भी लेने के बावजूद नहीं कर पा रहा था। मैं नहीं जंप करने वालों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इतना फियर होने के बावजूद भी वो प्लेटफॉर्म तक आए, वो भी छोटी बात नहीं थी। उनकी सिचुएशन को समझना हमारे लिए और भी आसान हो रहा था, क्योंकि हम भी डरे हुए थे। हमसे पहले एक न्यूली वेड कपल भी जंप करने गया। उसमें वाइफ तो जंप कर गई पर हस्बैंड नहीं कर पाया। उसके बाद वाइफ हस्बैंड से लड़ने लगी। हमने जंप मास्टर्स को ठाके लगाकर हंसते हुए देखा, तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो तब उन्होंने सारा इंसिडेंट हमें बताया। हम भी सीन देखने के लिए थोड़ी साइड में हुए, तो सही में वाइफ के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन थे, भाई किस आदमी से शादी कर ली। हम लोग भी 3 मैकेनिकल इंजीनियर्स एक दूसरे के डरे हुए चेहरे और वहाँ पे हो रहे इंसिडेंट्स को देखकर हंस रहे थे। शायद यही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था। यहाँ एक मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है कि अगर किसी पंगेबाजी की जगह जाओ तो अपनी वाइफ को मत लेके जाना। हैवी वेट में हम 4 लोग थे, एक साउथ इंडियन बाइकर, एक NIT भोपाल का पास आउट जो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था, और 2 हम दोस्त। फौजी लाइट वेट में था, तो उसकी हमसे पहले टर्न थी जंप करने की। फौजी हम तीनों दोस्तों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था, और मुझे अब भी याद है वो साइड में जाकर रिमेंबर द नेम सॉन्ग सुन रहा था, बहुत ही हाई वॉल्यूम पे ईयरफोन लगा कर। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जब वो जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर जंप मास्टर के साथ उसकी काफ़ी देर कुछ कन्वर्जेशन चलती है और वो सेकंड अटैम्प्ट लेता है। सेकंड अटैम्प्ट जब वो लेता है तो हमें दूर से केवल ऊ ऊ की आवाज़ सुनाई देती है और वो जंप कर जाता है। उसकी ऊ ऊ की आवाज़ सुनकर हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन साथ के साथ हमारे अंदर ये फियर भी था कि जो हमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, अगर उसी को इतने चैलेंजेस फेस करने पड़े तो हमारा क्या हाल होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं था कि फौजी अपनी कैपेसिटी टू फाइट फियर वाले फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करके ही कूदा था। तब तक हमें लग रहा था कि फौजी की जंप ठीक ठाक हुई, लेकिन जब वो हमारे पास आया तो उसने बताया कि उसको हाथ में थोड़ी इंजरी हो गई थी। इंजरी का कारण था कि रोप उसके हाथ के अगेंस्ट रगड़ खा गई थी। अब तक हमें लगता था कि रोप टूटने का ही डर है, लेकिन अब एक नया फियर अनलॉक हो चुका था कि उसके अलावा, रोप टूटने के अलावा भी कोई हमें चोट लग सकती है। फौजी ने बताया कि वो बारी बारी जंप मास्टर को बोल रहा था कि उसे पुश कर दे, उसे पुश कर दे। ये इमेजिन करना तो बिल्कुल ही स्केरी था। एक तो आप 83 मीटर से जंप नहीं कर पा रहे और कोई आपको पुश कर दे। फौजी ने वहां जाके वो सारी गलतियां की थी जो हमें वो बता के गया था कि गलती क्या नहीं करनी वहां जाकर। हालांकि इस सिचुएशन में पड़ने के बाद भी वो जंप कर गया, मैं उसकी इस हिम्मत की दाद देता हूँ। अब हम 4 हैवी वेट वालों की बारी आ चुकी थी। जब प्लेटफॉर्म पर गए तो पता लगा कि प्लेटफॉर्म कितना हिल रहा था, और जब नीचे नजर गई तो सर घूम गया। मुझे सिचुएशन में हार्ट फेल होना एक बड़ा ही जेन्युइन रिस्क लग रहा था, और मैं बारी बारी खुद से ये बात कर रहा था कहीं मैं खुद को ज़्यादा तो नहीं पुश कर रहा, क्योंकि अब तक रोप टूटने वाला फियर जो था वो रियलाइज़ हो चुका था कि एक टोटल इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसके 0 चांस है। शायद ये भी एक फ्लोटिंग एंजाइटी होती है जो एक टेंस एनवायरनमेंट में जनरेट हो जाती है, जो कभी एक रीज़न पकड़ती है और कभी दूसरा रीज़न पकड़ती है, जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है। देखा जाएगा सोचकर मैं आगे चल पड़ा, इतनी दूर आए हैं तो काम करके ही जाएंगे। ये सेंटेंस भी साइकोलॉजिकली बड़ा कंफर्टिंग था मेरे लिए उस सिचुएशन में। NIT वाला लड़का काफ़ी काम था और हमें भी कह रहा था कि आसान है, डोंट टेक स्ट्रेस। साउथ इंडियन बाइकर जंप कर गया। मुझे दिखता है कि उसका एक पैर फ्री था और एक पाँव के ही रोप बंदी थी। मैंने जब मास्टर को कहा, उसे भी नहीं इस चीज़ का एहसास हुआ कि ऐसा हुआ है कुछ, तो वो जाकर पता करता है। तो वो आके मुझे कहता है कि हाँ ऐसा हुआ तो है। उसका रीज़न जब स्टडी किया गया तो पता लगा कि वो साउथ इंडियन बाइकर के एक पाँव में कुछ इंजरी थी, इसलिए वो केवल एक पाँव के रोप टाई करके कूदा था। ये बात जानने के बाद मुझे कुछ शांति हुई। अब मेरे भी हार्डनेस बन चुकी थी, और एक बार हार्डनेस बन जाती है तो फिर उसके बाद आपने जो जंप करने के लिए पैसे दिए होते हैं वो रिफंड भी नहीं होते। हालांकि अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाके मना कर दो तो वो मनी रिफंड भी हो जाता है। मुझसे पहले NIT वाले लड़के ने जंप करनी थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम लगाने के बाद भी जंप नहीं कर पाया। तो तब मुझे समझ में आया कि ये हमें नहीं मोटिवेट कर रहा था, ये असल में खुद को मोटिवेट कर रहा था, और जो इसका जो काम एटीट्यूड था उसके पीछे शायद से बहुत सारी इमोशंस छुपी हुई थी। मैं ये सब देख रहा था तो उधर से पीछे से जो मेरा एक और फ्रेंड था जिसने सबसे लास्ट में कूदना था,
वो बैकआउट कर जाता है क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म पर चक्कर आ रहा था। लेकिन मैं उसको थैंकफुल हूँ क्योंकि वो केवल चंडीगढ़ से लेके ऋषिकेश तक मेरे साथ इसलिए आया था क्योंकि मैंने उसे कहा था। उसे मेरी तरह कोई कंपल्सिव थॉट नहीं थे कि मुझे इस चीज़ का फियर है तो मैंने ये करना ही है। लेकिन उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि इन दोनों इवेंट्स का कुछ मेरी साइक पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एक बार हार्डनेस बन चुकी थी तो एक्शन एग्जीक्यूट करने के मोड में शायद से मैं साइकोलॉजिकली आ चुका था और सोचने विचारने वाला टाइम तो कहीं पीछे छूट गया था। ये ऐसे ही था जैसे हम एग्ज़ाम से पहले डरते हैं और एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारे सारे फियर्स, एंजाइटी इवेपोरेट हो जाती है। हार्डनेस बनने के बाद से ही मैं सामने वाले पहाड़ों को देखता रहा, नीचे नहीं देखा, क्योंकि मुझे लग रहा था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है और काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे। केवल एक बार मैं नीचे देखता हूँ क्योंकि मुझे ये डर था कहीं मैं चलता चलता सीधा प्लेटफॉर्म से ऐसे ही नीचे ना गिर जाऊँ। जब वो हार्डनेस बांध रहे थे तब बस मैं हार्डनेस पर नज़र रखे हुए था कि वो सही तरीके से उसे बांध रहे हैं या नहीं। हालांकि वो खुद भी उसे 2-3 बार ही चेक करते हैं। जंप मास्टर ने मुझे 2 चीज़ कही। पहली, इट इज़ फार लेस रिस्की देन ड्राइविंग ऑन रोड्स, और दूसरी, जंप व्हेन आई काउंट 3। मैं डरा हुआ था कि एज पर जाकर बहुत ज़्यादा स्केरी होगा जब मेरा हाफ शू प्लेटफॉर्म पे होगा और हाफ शू हवा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका शायद से कारण था कि द फियर ऑफ सफरिंग इज मोर प्रॉब्लमैटिक देन द फियर इटसेल्फ। मुझे सामने वाले पहाड़ पर सड़क दिखाई दे रही थी और उस पर काफ़ी सारे लोग खड़े थे। मुझे उन्हें देखकर ये लगा कि अगर अब भी मैं नहीं कूदा तो बहुत बेइज्जती होगी। जब मास्टर ने 3 गिनने थे बट मैं 2 पर ही कूद गया उस जल्दबाजी में। लेकिन उस इवेंट की मेरी मेमोरी इस टाइम पे ब्लैंक है कि प्लेटफॉर्म से कब मेरे पाँव हटे और कब मैंने जंप की। मुझे तभी पता लगता है जब मेरी फेस के अगेंस्ट बहुत ज़ोर से हवा लग रही थी और मैं जैसे ही जंप को एंजॉय करने लगता हूँ तो पता लगता है कि मेरी जंप खत्म हो चुकी है। जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि फ्री फॉल और रिकॉइल का बहुत टाइम था, लेकिन जंप के दौरान मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तो इसको शायद हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्वालिटी टाइम हमेशा कम लगता है और डिफ़िकल्ट टाइम हमेशा हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में ज़्यादा लगता है। जंप एंड होने की डिसअपॉइंटमेंट और जंप करने की हैप्पीनेस दोनों एक साथ आती है। जंप के कुछ देर बाद तक लेटना पड़ता है क्योंकि किसी किसी को जंप के बाद चक्कर आ सकता है। नीचे से ऊपर ऑफिस तक फिर हाइक करना होता है। पिछले कई सालों में वो इलेशन वाली फीलिंग जो मुझे उस हाइक के दौरान फील हुई वो शायद मुझे कभी नहीं फील हुई थी। यूँ लगा कि हाँ, आज कुछ किया है। हमने हमारी जंप की वीडियोस और जंप सर्टिफिकेट कलेक्ट किए और कैंपिंग के लिए निकल पड़े। जाते जाते बस में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी इल्यूजन को ओवरकम किया हो। और in the battle of good versus bad in me, the right side has finally won, and my palms were no longer sweating due to fear of heights. फिर हम कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं उसी जंपिंग हाइट की बस में जिसमें आए थे। नेक्स्ट पार्ट में मैं अपने कैंपिंग का एक्सपीरियंस और ऋषिकेश में राफ्टिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जिसे ये ट्रैवल स्टोरी पसंद आई हो और वो आगे भी ऐसी ट्रैवल स्टोरी सुनना चाहता हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकता है। थैंक यू।